Good morning, dear students of LLB second year. In the series of lecture on the Constitution of India, especially Article 21, Right to Life and Liberty, we are here with some other grounds of rights which has been derived from Article 21 on the basis of judgment by the apex court. पिछले लेक्चर में जैसा कि आपने देखा कि मैं राइट टू बेल पे बात कर रहा था और राइट टू बेल में बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस हमने डिस्कस किया था और उसके बाद ये चर्चा की थी कि किस तरह से राइट टू बेल को आर्टिकल 21 का एक एसेंशियल पार्ट बनाया गया बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जबकि इससे पहले ये माना जाता था कि नॉन बेलेबल केस में वारंट बेल हो ही नहीं सकता। इसी क्रम में जहां पर कि पिछले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू बेल सामान्यतः दिया जाना चाहिए, वहीं राजेश रंजन यादव वर्सेस सीबीआई का केस 2007 का था जिसमें एपेक्स कोर्ट ने ये भी कहा कि there is no absolute rule that a long period of incarceration by itself would entitle the accused to obtain bail। यानी बहुत लंबे समय तक अगर वो बंद है, जेल में है, तो उसके कारण ही वो बेल के लिए इंटाइटल अधिकारी नहीं हो जाता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। ये अलग अलग केसेस के परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हाउएवर, anticipatory bail is held not a part of right to life enshrined in Article 21। तो वहीं पर यह भी कहा गया कि जो एंटीसिपेटरी बेल है यानी प्रारंभिक बेल, इससे पहले कि पुलिस अरेस्ट करे, अगर आपको लगता है कि किसी मामले में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है तो उस कंडीशन में एंटीसिपेटरी बेल का भी प्रोविजन है सीआरपीसी में। तो उसके संबंध में ये चर्चा है कि एमपी वर्सेस पीके बाठिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एंटीसिपेटरी बेल है यानी अग्रिम जमानत, वो जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ कुछ और भी राइट्स की चर्चा करते हैं जो अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने दी है व्यवस्था, और वो आर्टिकल 21 का उसको एक पार्ट बताया, और जो कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ऑफ मैन का ही एक एक्सपेंशन है। तो इसी क्रम में राइट टू ओपन ट्रायल पर कुछ केसेस हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड पर। इन सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन वर्सेस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 2012 का केस है। अगर न्यूज से अवेयर होंगे तो आपको पता होगा कि सहारा इंडिया के जो मालिक हैं सुब्रतो राय, उन्होंने पब्लिक से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किए थे और उसके बाद उसका जो प्रॉपर रिटर्न होना चाहिए वो नहीं दिया, और फिर केसेस चले और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक आप पैसे दे नहीं देते इन्वेस्टमेंट के तब तक आपको जेल में ही रहना पड़ेगा, और तब से सुब्रत सहारा जेल में है। अब पता नहीं जमानत हुई या नहीं हुई, नहीं पता। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट stating that open justice which instill faith in the judicial and legal system। उन्होंने कहा कि ओपन जेल यानी ओपन जस्टिस यानी खुला न्याय। खुला न्याय का मतलब क्या होता है? जो सबको परिलक्षित हो, किसी बंद कमरे में ना हो, जिसकी रिपोर्टिंग जर्नल के माध्यम से होती है। तो इस इंस्टिल फेथ इन द जुडिशियल एंड लीगल सिस्टम। ठीक है, तो न्यायिक व्यवस्था और जो विधिक व्यवस्था है उसमें एक विश्वास कायम रखता है। वॉज द कॉर्नर स्टोन ऑफ जुडिशियल सिस्टम। तो इस तरह से ये एक माइल स्टोन है, कॉर्नर स्टोन है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रिट्रीटेड द ऑब्जर्वेशन मेड बाय अ 9 जजेस बेंच इन नरेश मीर जाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, या 1967 में उन्होंने ये बात कही थी। wherein the court said that the principle of open justice did admit exception in the interest of administration of justice। तो इस तरह से न्याय जो है वो खुला होना चाहिए,
यानी बंद का दिखना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए सबको, बंद न्याय नहीं होना चाहिए, यानी जो किसी को समझ में नहीं आए कि वास्तव में हुआ क्या। तो इस तरह से ये भी एक 21 का एक पार्ट है, और ये बहुत पुराना मैगजीम है कि जस्टिस नॉट ओनली बी डन बट जस्टिस सीम्स टू बी डन। तो न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्याय आपने कर दिया और कहा कि हमने तो न्याय कर दिया, लेकिन न्याय दिखने का अर्थ क्या है कि जिन ग्राउंड पर निर्णय दिया गया वो ग्राउंड स्पष्ट दिखे कि हाँ आपने इन निर्णयों को लिया तो वो निर्णय सही था या ग्राउंड की समझ सही थी। तो इसी तरह से इसी क्रम में एक है राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ कि पहले जब स्टार्ट किया था आर्टिकल 21 तो मैंने ये बात कही थी कि आर्टिकल 21 में जो के संबंध में मेनका गांधी का जो जजमेंट था उसके बाद आपराधिक प्रशासन पे बहुत ज़्यादा जुडिशल रिफॉर्म, जो क्रिमिनल जस्टिस में बहुत रिफॉर्म हुआ, और पहले अपराधियों को घर से ही हथकड़ी लगा के ले जाया जाता था, उन सब चीज़ों पर रोक लगी। तो उसी संबंध में एक केस है हैंडकफिंग पर, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, इसमें प्रेम शंकर ही लिखा हुआ है केवल। ये हैंडकफिंग हैज बीन हेल्ड टू बी prima facie inhuman and therefore unreasonable, overheads and at the first flush arbitrary। क्या कहा जुडिशरी ने कि हैंडकफिंग यानी हथकड़ी लगाना ये प्रारंभिक तौर पर ही गैर मानवीय लगता है, अमानवीय लगता है, और इसलिए यह अयुक्त है, और ये बहुत हैरेस करने वाला है, प्रताड़ित करने वाला है, और इस कारण से ये मनमाना है। इट हैज बीन हेल्ड टू बी अनवारंटेड एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। ये कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और ये ऐसा करना आर्टिकल 21 के जो पर्सनल लिबर्टी है उसका वायलेशन है, एक तरह से उसका उल्लंघन करना है। तो क्या कहा प्रेमशंकर शुक्ला के केस में, देख लेते हैं। इन प्रेमशंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन EIR 1980, द सुप्रीम कोर्ट बाय मेजॉरिटी struck down para 26.22 of the Punjab Police Rules 1934। यानी पंजाब पुलिस रूल्स 1934 के पैरा नंबर 26.22 को उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया, गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21, क्योंकि ये आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता था। कैसे उल्लंघन करता था? पैरा 26.22 of the rules provide that every under trial who was accused of a non-bailable offence punishable with more than 3 years prison term would be routinely handcuffed। यानी इसमें इस पैरा में ये प्रोविजन था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि 3 साल या उससे अधिक की सजा के प्रावधान के अंतर्गत अंडर ट्रायल है, तो उसको आवश्यक रूप से हैंडकफिंग यानी हथकड़ी लगाया जाएगा, हथकड़ी लगाकर ही ले जाया जाएगा। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि जब कोई अभियुक्त जेल में होता है या अंडर ट्रायल जेल में होता है और उसकी ट्रायल चल रही है, तो उसे कोर्ट में पेश होना होता है, और जब जेल से कैदियों को लाया जाता है पेश करने के लिए, तो एक बड़ी सी नीले रंग की गाड़ी होती है जो जेल से कोर्ट तक आती है, कोर्ट के बाहर खड़ी रहती है। तो उसमें कैदियों को बैठा के लाया जाता है और फिर कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। तो पहले क्या होता था कि उन कैदियों को जेल से निकलते समय ही हथकड़ी लगाकर ही उस गाड़ियों में बैठाया जाता था और फिर हथकड़ी लगा के ही उसको पेश किया जाता था। तो पंजाब पुलिस रूल्स में ये व्यवस्था भी थी इसके संबंध में कि अगर वो 3 साल से अधिक का मतलब कि हीनियस क्राइम हो गया, तो जो भी गंभीर अपराध के मामलों में अंडर ट्रायल्स है उनको हथकड़ी लगाकर ही लाया ले जाया जाएगा, ये व्यवस्था थी। The court ruled that handcuffing should be restored to only when there was clear and present danger to escape। इन्होंने कहा कि कोर्ट ने ये कहा कि हथकड़ी केवल उन मामलों में लगाया जाना चाहिए जिसमें कि स्पष्ट रूप से किसी कैदी के भाग जाने की संभावना हो। ये नहीं कि हर मामले में हर कैदी को जो सिंपली वो कोर्ट में आने से मना नहीं कर रहा या किसी तरह का उससे भाग जाने का कोई खतरा नहीं है, तो वहां पर भी आप जो है उसको हैंडकफिंग करके लाएं या जाएं। ठीक है, तो इस तरह से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला, क्योंकि कई बार कोई अच्छे भला इंसान भी मान लीजिए उसकी सोशल रेपुटेशन बहुत अच्छी है लेकिन वो किसी मामले में फंस गया, तो उस कंडीशन में
उसको जानने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और पुलिस जो है हथकड़ी बांधकर उसको ले आती थी, ले आ जाती थी, और बाद में अगर वो छूट भी गया तो उसकी सोशल रेपुटेशन तो पूरी तरह से समाप्त हो जाती थी। तो ऐसे कंडीशन, हाँ, इसमें ये जरूर है कि हार्डकोर क्रिमिनल और नॉर्मल कंडीशन में केवल किसी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो जाने से ही उसको हम क्रिमिनल नहीं कह सकते। तो इसमें एक जो है अंडर ट्रायल और हार्डकोर क्रिमिनल में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के माध्यम से कमोबेश किया है। इसी तरह से एक और जजमेंट आया सुनील पात्रा के केस में। इसकी भी, सुनील पात्रा केस की भी चर्चा मैं पहले कई बार कर चुका हूं कि राइट अगेंस्ट बारफेटर्स, यानी किसी को काल कोठरी में बंद नहीं किया जाएगा। इन सुनील पात्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन दैट द ट्रीटमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग which offended human dignity, imposed avoidable torture and reduced the man to level of a beast would certainly be arbitrary and could be questioned under Article 21 and Article 14. तो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि कोई कैदी भी अगर है, सुनील पात्रा केस में ये कहा कि अगर कोई कैदी भी है, लेकिन अगर तो उसके कैदी होने मात्र से उसके मानवाधिकार समाप्त नहीं हो जाते, और ऐसे कंडीशन में उसका जो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिससे कि उसकी मानव गरिमा को नुकसान पहुंचता हो, ये जो है 21 और 14 का उल्लंघन है। तो इस तरह से जो उसका जो टॉर्चर है उसको कम करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई इस तरह से किया जाता है तो निश्चित तौर पर आर्टिकल 21 और 14 के आधार पर उसको चुनौती दी जा सकती है। तो therefore putting bar fetters for an unusually long period without due regard for the safety of the prisoners and the security of the prison would certainly be not justified. तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई किसी को अनावश्यक रूप से काल कोठरी में रखना और उसके साथ इनह्यूमन बिहेवियर करना, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, और ये आर्टिकल 21 और 14 को का वायलेशन माना जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जजमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट के, और लगातार इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट टू पर्सनल लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और उसका जो मेनका गांधी के केस में इंटरप्रिटेशन किया, उसको लगातार एक्सपेंड करती गई। इसी क्रम में बहुत सारे और भी छोटे छोटे अधिकार हैं, जैसे नो राइट टू एस्केप फ्रॉम कस्टडी। अगर कहीं कहीं उसका एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है कि अगर किसी कैदी को ये लगता है, पुलिस को ये लगता है कि नहीं कैदी जो है वो भाग जाएगा, तो भागने का अधिकार तो कैदी को नहीं है। फेयर ट्रायल कराना है, आप फेयर ट्रायल में कोर्ट के सामने पेश हो, जैसा भी स्थिति होगी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपने अपराध नहीं किया तो छूट जाओगे, और अपराध किया है तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं कि उसको भाग जाने का कोई अधिकार नहीं है। तो कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, जैसा कि हम पिछले केस में ही देख चुके हैं, कि अगर ऐसा पुलिस को लगता है कि कैदी के भाग जाने की संभावना है तो फिर उसे हैंडकफिंग की जा सकती है। इसी तरह से एक केस प्रभाकर पांडुरंगा का था, जिसमें राइट टू बुक इन जेल, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने वाला है और भले ही वो अंडर ट्रायल है, तो उसको जेल में अगर वो किताब लिखना चाहता है तो उसको जेल में वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिससे कि वो अपने राइटिंग का जो काम है वो कर सके। क्योंकि अभी अंडर ट्रायल है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि वो व्यक्ति अपराध किया है या नहीं, यानी वो अभी तक ऑफेंडर डिसाइड नहीं हुआ है, वो एक्यूज्ड है। तो एक्यूज्ड के रूप में उसके सारे ह्यूमन राइट्स उसके पास हैं, और ऐसे कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति राइटर है, वो पढ़ना लिखना चाहता है, वो किताब लिखना चाहता है, तो उसको जेल प्रशासन को सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेगी। तो ये एक स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रभाकर पांडुरंगा का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू बुक इन अ जेल इज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड कम्स अंडर द पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। एक सुनील पात्रा का केस जो था वो
उसमें सॉलिडेरिटी की बात की गई थी कि राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। हालांकि सुनील बात्रा केस फेमस इसीलिए है, एकांतता के विरुद्ध अधिकार। तो सुनील बात्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में क्या हुआ कि सुनील बात्रा एक बड़ा खतरनाक अपराधी माना जाता था और उसको जेल में बिल्कुल अकेले एक छोटी सी कोठरी में रखा गया था जिसपे रोशनी तक नहीं आती थी, बिल्कुल अंधेरे कोठरी में, और उसको हाथ पैर उसकी बेड़ियों से जकड़ के रखे जाते थे और जब उसे ट्रायल पर लाया जाता था तो भी इसी कंडीशन में लाया जाता था। तो इसके अगेंस्ट सुनील बात्रा ने केस फाइल किया और तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई किसी भी अंडर ट्रायल के जो ह्यूमन राइट्स है वो समाप्त नहीं हो जाते और ऐसे कंडीशन में बिल्कुल काल कोठरी में उसको रखना ये जो है एक अनह्यूमन कंडीशन है। हम स्वतंत्र समाज में रहते हैं, कोई गुलामी की स्थिति में हम नहीं रह रहे हैं कि किसी भी कैदी के साथ इस तरह का बिहेवियर किया जाए, जब तक कि उसके जेल से भाग जाने की या जब उसे कोर्ट ले जाया जा रहा है तो रास्ते में उसे भाग जाने की अगर संभावना नहीं है तो उसको उसके साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं किया जाएगा। इसी तरह से थर्ड डिग्री जो अक्सर आप सुनते हैं कि पुलिस थर्ड डिग्री देती है, उसके बारे में भी कुछ जजमेंट्स आए थे। और उसके बाद कस्टोडियल वायलेंस, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे भारत में है कि कस्टोडियल डेथ हो जाती है, तो कस्टोडियल वायलेंस या टॉर्चर, इसके बारे में भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं। तो कुछ एक और भी केसेस हैं जिसकी हम चर्चा कल करेंगे। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस, उसके बाद फेक एनकाउंटर्स, अंडर ट्रायल नॉट टू केप्ट विथ कन्विक्ट, यानी कन्विक्ट और अंडर ट्रायल, जैसा कि मैं कह रहा था कि अभी सजा कंफर्म नहीं हुई है, जब पूरी सुनवाई हो जाए और पुलिस कोर्ट इस नतीजे में पहुंचे कि वह व्यक्ति ऑफेंस किया है तो उसे हम कन्विक्ट करते हैं। और जब कोई व्यक्ति उसके खिलाफ केस लॉन्च है और उसका अंडर ट्रायल चल रहा है और उसे बेल नहीं मिली, इस कारण से वो जेल में है, तो जेल से वो लाया जा रहा है, तो यहाँ पर वो अंडर ट्रायल है। तो अंडर ट्रायल और कन्विक्ट के बीच में डिफरेंस है, इसलिए अंडर ट्रायल को उस स्थिति में नहीं रखा जाएगा जिस स्थिति में कि कन्विक्ट को रखा जाता है। तो इसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें ये कहा कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन अंडर ट्रायल एंड कन्विक्ट। ये भी सुनील बात्रा का ही केस है, सुनील बात्रा केस सेकंड के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद तो पब्लिक हैंगिंग के अगेंस्ट भी एक जजमेंट है कि जो किसी को अगर फांसी पे लटकाया जाता है तो आम पब्लिक के बीच में नहीं लटकाया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे जजमेंट्स और भी हैं जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना पर्याप्त है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।